हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं बात करने कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 11 में भी काम आता है, कक्षा 12 में भी काम आता है। ठीक ना, तो इसको एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। 11 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 12 वाले भी देख सकते हैं। ठीक ना, सबके लिए जरूरी है। ठीक ना, देखिए लिखा गया है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे हम कैसे भी जाएं, किसी भी रास्ते द्वारा जाएं, पाथ 1 से जाएं, पाथ 2 से जाएं, पाथ 3 जाएं या कैसे भी जाएं, अगर हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स है तो जो वर्क डन है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसी जो फोर्स है उनको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। ये अगर हमारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे अगर हमारा वर्क डन डिपेंड करे, रास्ते पे डिपेंड ना करे, तो ऐसे जो फोर्स है उसको बोला जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक ना, तो देखिए वही पहला लाइन यही लिखा गया आपका, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द फोर्स। फोर्स पे डिपेंड करेगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, मतलब कितना फोर्स आप लगाए हैं, किस डायरेक्शन में लगाए हैं, और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक ना, अब देखिए अगर मान लीजिए आप हल्का सा वर्क में हम लोग पढ़े थे, मान लीजिए यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल से हम आपको समझाएं, ये मान लीजिए आपके पास ग्राउंड है, ठीक ना, इससे यह छत ऊपर एक मास है, ठीक ना, यह मास है, ठीक। ये आपने यहाँ से आपने रिलीज करके छोड़ दिया, नीचे गिर गया ये छत नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, आपको लिखा जाता है फोर्स लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, उनके बीच का एंगल लिखना है। तो फोर्स हमारा हो जाएगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है mg, और यह छत नीचे आया तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी यहाँ 0 डिग्री बढ़ गई, यानी हमारा जो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mgh हो गया। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से अगर यहाँ पर आया, ये जो हमारा मास है यहाँ से यहाँ आया तो वर्क डन हुआ mgh। अब इसी मास को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया, अब इसको उठा के बी पॉइंट से ले जा रहे हैं ए पॉइंट पे, उठा के बी पॉइंट से ले जा रहे हैं ए पॉइंट पे, तब बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? अब देखिए ऐसे मास है हमारा, ठीक है, इसको फोर्स लगेगा नीचे mg, और इसको आप ऊपर ले जाना है, या छत ऊपर ले जाना है ना, ये तो फोर्स हो गया हमारे पास नीचे तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ हो गया ऊपर की तरफ, और एंगल बन गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, और कहां से 180 बनेंगे तो माइनस आएगा, यानी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ग्रेविटी का वर्क डन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ग्रेविटी का, तो ये आएगा माइनस mgh, और अगर ए से बी था तो प्लस mgh था। यानी कि अगर पूरा क्लोज लूप में देखा जाए, ए से बी लाया है तो वर्क डन आया प्लस mgh, बी से ए ले गए तो वर्क डन आया माइनस mgh, दोनों जोड़ दिया जाए तो वर्क डन आएगा 0। तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटी है क्लोज पाथ में, यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ई इज 0। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन लिखा गया है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी 0 इन क्लोज पाथ, 0 इन क्लोज पाथ। वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है 0 होता है क्लोज पाथ में। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को आप यहां से उठाएं, ठीक है, यहां ले जाइए, है ना, ये तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आएगा, अब यहां से रिलीज कर दीजिए, यहां आ जाएगा, है ना, तो क्लोज लूप कंप्लीट हुआ और वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स क्या हुआ? 0 हुआ। ऐसे फोर्स का नाम हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी 0 इन क्लोज पाथ। है देखिए आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन का निशान है, इंटीग्रेशन का निशान ऐसे लगा देंगे तो कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, यानी क्लोज लूप में जो हमारा है, क्लोज लूप में जो हमारा है वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर फोर्स हमारा कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पर पड़ी है ऐसे बेस लेवल पे, इसको उठा के ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, इतना हाइट तक लेके आए, है ना, तो जो हमने वर्क डन किया ये एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है, एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, इसके अंदर स्टोर हो गई है,
समझ रहे हैं बात को? क्योंकि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पैर पे इतना ऊंचाई से गिरे और बहुत ऊंचाई से गिरे तो उसमें अंतर है ना? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जा रहा है उसकी एनर्जी बढ़ रही है। जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो एनर्जी स्टोर हो जा रही है किसी रूप में, है ना? ये वो फिर काम में आएगी। और जिस रूप में एनर्जी स्टोर होती है उसी का नाम आगे हम लोग पढ़ेंगे, नाम है पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है? पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी जो होती है उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज रिकवरेबल। रिकवर हो जाता है, ठीक है? जो आप वर्क डन किए रिकवर हो जा रहा है, मतलब कि स्टोर हो जा रहा है उसमें, उसको आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक ना? अब देखिएगा, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो आप वर्क डन किए हैं, है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा, दैट एनर्जी इज नॉट गोइंग टू बी वेस्ट, दैट एनर्जी इज गोइंग टू स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरेज एनर्जी विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ही स्टोर हो गई है ना? ये जैसे जैसे ऊंचाई पे ले जाएंगे, हाइट बढ़ने की वजह से जो आप वर्क डन करेंगे वो एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है? स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी स्टोर हो जाती है, आप उसको दबा दीजिए तो जो आप वर्क डन किए ना वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है। समझ रहे हैं बात को ना? इस तरह से है ये हमारा। अगला देखेंगे इसके एग्जांपल, जितने भी कांस्टेंट फोर्स होती है सब के सब कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक ना? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेट जो होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स की बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स की बात करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स हमारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स, अभी हम बात करेंगे क्या सेंट्रल फोर्स होता है। ये सब के सब फोर्स कैसे है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना? ये अब देखिए, हमने कहा था जो ये है एक रास्ते द्वारा जाइए, दूसरे रास्ते द्वारा जाइए, तीसरे रास्ते द्वारा जाइए, वर्क डन हमेशा सेम आएगा। उसको हम लोग यहाँ थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, यह छत ऊपर है, मास रिलीज कर दी, नीचे आएगा गिरेगा, गिर गया। अगर यह छत ऊपर है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा mgh हो जाएगा। सही बात है? नहीं सही बात है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गई mgh। अब देखिए हमारे पास ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक ना? ये अभी मान के चलिए स्मूथ सरफेस है, ए एंगल थीटा डिग्री है, हाइट है, ये रियल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री निकाल सकते रूट अंडर h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ जाएगा। सही बात? अब देखिएगा ये मास ऐसे इधर आके सड़क गिर रहा है, यहां गिर जाएगा, है नहीं? ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, तो आपसे कोई कुछ वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए तो हम देखिए ऐसे लिखेंगे। वर्क डन क्या होता है? फोर्स लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए और उनके बीच का एंगल लिख दीजिए। फोर्स लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए और उनके बीच का एंगल लिख दीजिए। तो फोर्स है mg वर्टिकली डाउनवर्ड लिखा गया। डिस्प्लेसमेंट मास यहां से सड़क के यहां आ चुका है ना? ये यहां से सड़क के यहां आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इनके बीच एंगल जो है cos थीटा। देखिए यहां थीटा लिखे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इस ट्रायंगल पे आप cos थीटा लिखिए। तो cos थीटा का अगर आप वैल्यू लिखेंगे यहां से तो आ जाएगा cos थीटा गुड बेस यानी h अपॉन अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस तरह से आएगा नहीं आएगा? इसकी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए cos थीटा का, तो देखेंगे ये चीज कट गया, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कट गया यानी बन के आ गई mgh। फिर से आ गई mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh आ गया। मास ऐसे सरका है तो इस पाथ पे थोड़े डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी का फोर्स। ग्रेविटी का जो वर्क डन है इस रास्ते पे थोड़े डिपेंड किया है, वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। नहीं है इनिशियली आया था, फाइनली इस लेवल पे आ गया। इनिशियली लेवल था, फाइनली लेवल है। तो इस पे जो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक ना? देखिए यहाँ पर वर्क डन mg आया, आपने यहाँ से ऐसे छोड़ दिया तभी भी वर्क डन mg है। अब ऐसे छोड़ दिया जैसे सड़क के आया तभी भी वर्क डन mg है। ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, ऐसे ही फोर्स का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक ना? अब देखिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए, देखिए ऐसे कोई पाथ है तभी भी वर्क डन mg हो जाएगा। ऐसे कोई जिगजैग पाथ है, अगर ये छत ऊपर से छोड़ देंगे मास को तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा हमेशा mgh ही आएगा। यानी कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसे ही फोर्स को हम लोग बोले हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये बात आप एकदम अच्छे समझ रहे होंगे, है नहीं? अब एक बार और बात सुनिए, यहां से यहां आया तो वर्क डन mg आया था, फिर यहां से आ जाएगा तो माइनस mg, यानी क्लोज लूप में वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। ये देखिए हमारे पास इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट से जाइए 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 कहीं से भी जाइए फिर वहीं वापस आ जाइए, है नहीं? ऐसे जिगजैग पाथ है, मास है, यहां से नीचे गया तो वर्क डन हुआ ग्रेविटी का आपके पास mgh, है नहीं? फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे,
mgh अब ऊपर से नीचे जाए, रैंडम पास जाए, कैसे भी जाए, जहां इनिशियल पॉइंट था वही अगर फाइनल पॉइंट हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोज लूप बन जाएगा। और क्लोज लूप में वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर क्लोज लूप में वर्क डन जीरो आ रहा है इसका मतलब आपका फोर्स कंजर्वेटिव है, सही है नहीं है। इस तरह से हम लोग ये पढ़े हैं एक बार एकदम अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल फोर्स का, ठीक है ना, बहुत काम का फोर्स है, कई बार नाम आएगा सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। इफ फोर्स इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द इंटरैक्टिंग बॉडी, ठीक है ना, जो इंटरैक्टिंग बॉडी है उनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लग रहा है इन ऑल कंडीशन देन दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो देखिए एक चार्ज q1 एक चार्ज q2 है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए r है, तो q1 वाला जो चार्ज होगा q2 वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस के अलोंग, है नहीं, एक चार्ज है एक चार्ज है ये, इसी लाइन को मिला दीजिए तो हाई वाला इसमें फोर्स कहां लगाएगा, इधर लगाएगा, इस लाइन के अलोंग लगाएगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन होगा अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना। और हाई वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, है नहीं, तो इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। मान लीजिए कोई चार्ज तीसरा यहां रहता q3 तो हाई वाला जो चार्ज है ना इसको इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा। अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव से रिपेल कर देगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला चार्ज इनको रिपेल कर देगा इस डायरेक्शन में। यानी कि जब दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। बराबर पढ़ना है इफ फोर्स इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द इंटरैक्टिंग बॉडी, line joining the interacting body in all condition then this force is known as the central force, ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। ऐसे हम लोग ग्रेविटेशनल वाला भी चैप्टर पढ़े थे उसमें भी था, है नहीं, एक मास को ये m1 एक मास को ये m2, है नहीं, तो ये वाली बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ये वाली इसको अट्रैक्ट करेगी, कहां पर, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस के अलोंग, दोनों चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अलोंग दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, मास मास में अट्रैक्शन है, चार्ज में अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, यहाँ पर साइन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस के अलोंग ही फोर्स लगेगा। अगर ऐसा फोर्स है तो उसका नाम है सेंट्रल फोर्स, ठीक है। हम लोग ये फार्मूला भी पढ़े थे, है नहीं, कूलम्बिक फोर्स हमारे पास है बराबर k q1 q2 बटे r स्क्वायर, k को हम ऐसे भी लिख दिए थे, याद होगा आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन मीडियम q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, याद है सब, ठीक ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स या बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर, है ना, यहां पर भी लिख रहे हैं ये सब चीजें, ठीक ना। अब देखिए एक लाइन लिखा गया है वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स इन क्लोज लूप क्या है, जीरो, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स इन क्लोज लूप जीरो। इसको हम लोग यहां प्रूव कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा यहां पर हम इरेज करके इसको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा हमारा एक चार्ज है q1, ठीक ना, इसको मान लीजिए फिक्स कर दिया, एक चार्ज इसकी दूरी पे है q2, ठीक ना, तो ये वाला मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऐसे फोर्स इधर लगेगा। अब देखिए इसकी चारों तरफ इसको घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा ds वेक्टर, हल्का सा फोर्स इधर है। अब जब यहां पहुंच गया, ठीक है, तब फोर्स कहां लगेगा, इधर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर है। हर एक अलोंग मान लीजिए घूमते यहां कहीं आ गया, इधर आ गया, तो देखिएगा इसका फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी आप क्या अर्जन कर पा रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या है, 90 डिग्री है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है। तो वर्क डन क्या पड़े, तो वर्क डन क्या था, इंटीग्रेशन वेक्टर f था डॉट ds था, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा आएगा, है ना, ये f हो गया ds हो गया cos थीटा हो गया, और दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, है ना, cos में हो जाएगा 0, यानी वर्क डन आ जाएगा 0। यानी सेंट्रल फोर्स द्वारा क्लोज लूप में घूमते ऐसे आ गया, क्लोज लूप बना लिया, ये चला यही आ गया, तो क्लोज लूप में वर्क डन क्या आ जाएगा 0। सेंट्रल फोर्स द्वारा क्लोज लूप में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक ना, और क्लोज लूप में वर्क डन 0 नहीं हो सकता, ठीक ना। ठीक ना, देखिएगा हमारे पास मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, आप इस रास्ते द्वारा जाइए, इस रास्ते द्वारा जाइए, इस रास्ते द्वारा जाइए, तो हर एक रास्ते द्वारा वर्क डन जो होगा अलग अलग होगा। मान लीजिए यहाँ से वर्क डन है W1 इधर W2 W3, तो W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W3, ठीक ना। वर्क डन हर एक रास्ते से अलग अलग आएगा, ठीक ना। तो ये पहला लाइन लिखा गया, इट्स वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, ठीक ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है पाथ डिपेंडेंट, इट्स वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ मे नॉट बी 0, ठीक ना।
इसका जो वर्डन है along क्लोज पाथ may not be 0, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका जो एग्जांपल हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन ले लीजिए, इसको हम लोग ने डिसिपेटिव फ्रिक्शन भी बोला था, ये रेजिस्टेंस ले लीजिए, ठीक ना, विस्कस फोर्स ले लीजिए, ये सब हमारे पास कैसे फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक ना। जो वर्क डन along क्लोज पाथ may not be 0, इसको हम लोग यहाँ प्रूव कर रहे हैं न्यूमेरिकल से। देखिएगा हमने एक रफ सरफेस लिया है, एक बॉडी है, इसका मास m है, ठीक ना, इसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सरफेस का म्यू k है, इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अब लगा के खींच दिए, यहां से यहां तक चला गया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट s हुआ, पॉइंट A से पॉइंट B तक ले गए, तो देखिए नीचे फोर्स लग रहा है mg है ना, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे mg हो गया, ऊपर नॉर्मल आ गया, ठीक ना। अब सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स लगी है, तो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है म्यू k नॉर्मल, अब म्यू k नॉर्मल है mg है, यानी हो जाएगा म्यू k mg, ठीक है ना। अब देखिए ये बॉडी यहां से यहां जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम A टू B लिखना चाहते हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम A टू B। तो आपके पास देखिए जो वर्क डन का फार्मूला है, फोर्स लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, उनके बीच का एंगल लिखना है, क्योंकि फोर्स हमारा कांस्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, ये तो हो गया फोर्स म्यू k इनटू mg फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ s, और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस म्यू k mg s कितना जूल का वर्क डन हुआ, ठीक ना। अब क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स लगा के इधर से खींच के इधर ले आ दिए, फिर मतलब कि B से खींच के A पे ले आ दिए, हम वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम B टू A करना चाहते हैं, तो जो इधर खींच के लाएंगे तो फ्रिक्शन लगने लगेगा इधर, फिर से पीछे है ना, इधर लगेगा, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, फिर एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, वही बात फिर से, यानी कितना आ जाएगा, माइनस म्यू k mg s आ जाएगा, इतना जूल फिर से है ना। अगर दोनों को जोड़ दे, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन क्लोज लूप, तो A से B तक फ्रिक्शन देखिए और B से A तक फ्रिक्शन देखिए, दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2 म्यू k mg into s, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था। तो क्या ये वर्क डन 0 हुआ क्या क्लोज लूप में? नहीं हुआ, इसीलिए तो लिख रहा है, अगर वर्क डन क्लोज लूप में 0 नहीं हुआ तो ऐसे जो फोर्स है उसको बोला जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोला जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा गया एनी वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसके द्वारा जो आपने वर्क डन किया स्टोर नहीं होता है, ठीक ना, डिसिपेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, रादर इट डिसिपेट्स इन फॉर्म ऑफ द साउंड एनर्जी, है नहीं, हीट एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए इसको हमने एक बार धक्का मार दिया तो वो जो आपने वर्क डन किया कहां गया? फ्रिक्शन के रूप में नष्ट हो जाएगा, हीट निकलेगा, उसका साउंड प्रोड्यूस होगा, वेस्ट हो गया एनर्जी, है नहीं। वही अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन किया था तो वो स्टोर हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, उसको आप फिर रिकवर कर सकते थे, उसका यूज कर सकते थे, है नहीं है। यही हमारे पास है, इसको आप एक बार अच्छे से एकदम कर लीजिए, फिर इस पे न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, कैसे पहचानेंगे फोर्स कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ठीक ना। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए धन्यवाद।